हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी, यानी संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था या संपूर्ण भारत की राज व्यवस्था पे। और कल हमने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक, यानी कि जो पार्ट 18 जो टॉपिक है संविधान का, उसमें स्टार्ट किया था इमरजेंसी प्रोविजन, यानी कि जो पार्ट 18 है वो डील करता है आपात के प्रावधान से या फिर आपात के उपबंध से। तो उसको हमने स्टार्ट किया था, जहां पे हमने देखा था कि तीन अलग अलग तरह के इमरजेंसी के बारे में, और उसमें हमने राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। और कल हमने बताया था कि आपको 3 बार ऐसा हुआ है कि इमरजेंसी इंपोज हुआ है, नेशनल इमरजेंसी 1962 में, 1971 में, 1975 में। ठीक है, 1962 वाली इमरजेंसी को खत्म किया गया था 1968 में, और 1971 और 75 की इमरजेंसी को खत्म किया गया था 1977 में, वो भी मार्च के महीने में। ठीक है, तो यहां तक हमारा डिस्कशन हो गया था। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो जाकर आप पार्ट 1 को देख लीजिए, नहीं तो आपको पार्ट 2 समझने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो पार्ट 1 को पहले देख लीजिए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, प्रॉपर क्रिएट किया हुआ है। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपका पॉलिटी का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहे। ठीक है, तो आज हम उसके आगे बात करेंगे, यानी कि नेशनल इमरजेंसी ही टॉपिक हमारा चल रहा है, और उसमें बात करेंगे राष्ट्रीय आपात के प्रभाव के बारे में, यानी कि इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जिसमें पहला पॉइंट है कि राज्य की विधायी शक्ति केंद्र के पास चला जाता है। यानी कि जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज होता है, जब राष्ट्रीय आपात इंपोज किया जाता है राष्ट्र में यानी देश में, तो उस समय क्या होता है कि स्टेट का जो लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है? कानून बनाने की शक्ति। तो स्टेट का जो लेजिस्लेटिव पावर है वो किसके पास चला जाता है? यूनियन के पास चला जाता है। ठीक है, इसको आइए और सिंप्लीफाइड वे में देखते हैं। तो सिंप्लीफाइड वे में क्या कहता है कि राज्य सूची के विषय पर कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा। वही बात हुई, जो विधायी शक्ति जो है गया केंद्र के पास। इसका क्या मतलब है? राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? वो पार्लियामेंट बनाएगी, वो भारतीय संसद बनाएगी। क्लियर है ये पॉइंट? अगला है कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि लोकसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है वो कितना हो जाएगा? 6 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें अगर इसके होने की, मतलब कि ऐसा एक बार हुआ है। ठीक है, यानी कि जो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का था उसको बढ़ के 6 साल का किया गया है। और ऐसा कब हुआ था? ऐसा हुआ था 5वीं लोकसभा के समय में, 5वीं लोकसभा में, जिसमें 1 साल बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और ये जो 1 साल बढ़ाया गया था वो किस संशोधन से बढ़ाया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया था। उस समय आपको यह पता है कि 1975 में इमरजेंसी का समय था। ठीक है, तो उस समय क्या था कि 1 साल लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जिसमें 5 वर्ष से 6 वर्ष हो गया था। ठीक है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत क्या हुआ कि वापस से जो 6 साल कर दिया गया था लोकसभा का कार्यकाल, उसको 5 साल रिस्टोर कर दिया गया, यानी दोबारा से 5 साल कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? 42वां में 5 से 6 साल किया गया, और 44वां में 6 से 5 दोबारा वापस कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यानी कि 1 साल घटा दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रीय आपात के बारे में। अब आएंगे इसके आगे, जो कि दूसरा है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन बोले या फिर संवैधानिक आपात बोले, राजकीय आपात बोले, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश तो पता ही है, लिखने का जरूरत है नहीं। ये कौन से आर्टिकल से डील करता है? तो ये डील करता है आर्टिकल 356 से। ठीक है, अभी तक अगर आपने सुना होगा संवैधानिक आपात है, वो डील करता है आर्टिकल 356 से। लेकिन ये एक और आर्टिकल से डील करता है, आर्टिकल 365। हो सकता है इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा,
नया सुनने को मिल रहा होगा। ये तो आपने पहले सुना ही होगा, आई एम डैम श्योर, लेकिन 365 वाला शायद आपने नहीं सुना होगा, तो आज आप नया चीज सीख लेंगे। ठीक है, आर्टिकल 365 भी है सो राष्ट्रपति शासन से ही डील करता है। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। आइए, पहला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। संवैधानिक तंत्र विफल करने का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है वो फेल्योर हो जाता है, यानी कि फेल कर जाता है कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो उस समय जो राष्ट्रपति शासन लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल्योर के बाद, वो लगता है आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, जब संवैधानिक तंत्र विफल होता है उस समय जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो लगता है आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, और इसी केस में क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, जो संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है राज्य में, ये बात जो है सो राज्यपाल किसको बताते हैं, राष्ट्रपति को बताते हैं। आपको पता ही है कि इंपोज करने का काम किसका है, राष्ट्रपति का ही होता है। ठीक है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को बताएंगे, फिर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं करता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि सेंटर है वो स्टेट को कुछ डायरेक्शन दिया, कुछ कहा इस चीज को फॉलो करने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट जो है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस केस में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और इस केस में जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वो लगेगा आर्टिकल 365 के तहत। जब केंद्र सरकार राज्य सरकार दिशा निर्देश जब देता है और राज्य सरकार उसको कंप्लाई नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, उस समय भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है आर्टिकल 365 के तहत। एंड नाउ आई एम डैम श्योर कि आपको 356 और 365 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अगला कहता है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर करते हैं। राष्ट्रीयपात के केस में क्या था कि राष्ट्रपति ही लागू करेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल के सलाह पे, वो भी लिखित फॉर्म में, यानी कि अगर लिखित देगा मंत्रिमंडल तभी लगाएंगे। लेकिन इसके केस में क्या है कि ये मौखिक भी लगा देते हैं, इसमें लिखित की जरूरत नहीं है, यानी मौखिक सलाह पे इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर मौखिक सलाह दे देते हैं मंत्रिमंडल तो राष्ट्रपति लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो आप इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी मेजोरिटी की बात करते हैं कि कैसे ये पास होता है। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये कहता है कि राष्ट्रपति शासन साधारण बहुमत से पारित किया जाता है और 6 महीने तक लागू रहता है। इससे पहले आपने नेशनल इमरजेंसी के केस में पढ़ा था कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू होता है तो उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए रहता है, मतलब स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, विशेष बहुमत का जरूरत पड़ता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन केस में क्या है कि साधारण बहुमत चाहिए रहेगा, और जब ये लागू होता है तो ये 6 महीने तक लागू रहता है। ठीक है, मतलब एक बार ये इंपोज होता है तो वो 6 महीने तक रहता है। ठीक है, और फिर प्रत्येक 6 महीने पर संसद स्वीकृति दे दे तो ये अधिकतम ये 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। ठीक है, मतलब 6 महीना, अगर 6 महीना पे अगर संसद स्वीकृति दे रही है तो ये अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रह सकता है, 6 नहीं 3 वर्ष तक लागू रहता है। ठीक है, मैक्सिमम। अगला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने पर मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है स्टेट में तो उससे फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन नेशनल के केस में क्या था कि सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे 20 और 21 को छोड़ के। ठीक है, लेकिन इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है फंडामेंटल राइट में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य के उच्च न्यायालय पर कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि जिस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है उस स्टेट के हाई कोर्ट पे, अगर हाई कोर्ट कोई काम कर रही है, ठीक है, हाई कोर्ट काम अगर कर रही है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका स्टेट लेजिस्लेचर पे इफेक्ट पड़ेगा ही, विधानमंडल पे इफेक्ट पड़ेगा,
लेकिन उच्च न्यायालय पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के इफेक्ट की बात मतलब इसके काम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हम आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो सबसे पहले किस स्टेट में हुआ था? सबसे पहले पंजाब में हुआ था। ठीक है, 1951 के समय में सबसे पहले पंजाब में। ठीक है, अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। तो इसके केस में क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है वो विधानमंडल में पेश ना होकर कहां पेश होगा? संसद में पेश किया जाएगा। और उसको राज्य के वित्त मंत्री पेश नहीं करेंगे, उसको करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो उसको पेश करेंगे। क्लियर ये पॉइंट? तो ये बात हो गई राष्ट्रपति शासन की। इसमें एक छोटा सा नोट और है कि 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत क्या हुआ था कि जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं, राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा करते हैं उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। और कल हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि 38वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही राष्ट्रपति जो राष्ट्रीयपात की घोषणा करेंगे उसका भी न्यायिक समीक्षा नहीं किया जाएगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम में इसको पलट दिया गया, इसको उल्टा कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय के केस में भी, राष्ट्रीयपात के केस में भी और राष्ट्रपति शासन केस में भी, कि दोनों का जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी कि न्यायिक समीक्षा की जाएगी। ठीक है, किसके तहत? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये बात हो गया आपका राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड। ठीक है, अब इसके आगे आएंगे हम लोग वित्तीय आपात में। आई होप कि आपको राष्ट्रपति शासन पूरा क्लियर हो गया हो। इसको आप करेक्ट करिएगा, ये 3 वर्ष होगा यहाँ पे अधिकतम, वो 6 पहले गलती से लिखा गया था, 3 होगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग वित्तीय आपात, यानी बोले तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, जो कि रिलेट करता है आर्टिकल 360 से। वित्तीय आपात किसमें है? संविधान के आर्टिकल 360 में है। ठीक है, और ये कब लगाया जाता है? जब देश आर्थिक संकट से ग्रस्त हो तो मंत्रिमंडल के सलाह पे राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। देश के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है देश को चलाने के लिए, उस केस में क्या होता है? देश है वो आर्थिक संकट से ग्रसित हो जाता है। पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आपको आर्थिक संकट आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा ही। तो उस केस में क्या होता है कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है देश चलाने के लिए तो मंत्रिमंडल के सलाह पे राष्ट्रपति वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में लगा था फाइनेंशियल इमरजेंसी, उससे पहले आपने सुना होगा कि श्रीलंका में लगा था फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसका क्या मतलब है कि वहां के सरकार के पास पैसा नहीं है, सिंपली ये मतलब है, यानी कि आर्थिक संकट से ग्रस्त, इसका एग्जैक्ट हिंदी। ठीक है, और जो मंत्रिमंडल का सलाह पे लगाते हैं ये लिखित नहीं होता है, ये मौखिक सलाह होता है। यहां भी सिर्फ राष्ट्रीय के केस में लिखित सलाह होता है, बाकी राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के केस में मौखिक सलाह पे भी लगाया जा सकता है। और इसको पारित करने के लिए भी साधारण बहुमत ही चाहिए। ठीक है, इसमें भी सिंपल मेजोरिटी का ही जरूरत पड़ता है वित्तीय आपात को लगाने के लिए। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट? अब हम आपको कुछ फैक्ट बता देते हैं। आज तक इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, और भगवान न करे कि कभी लगे इंडिया में, क्योंकि अगर लगता है फाइनेंशियल इमरजेंसी तो इस केस में क्या है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, कर्मचारी या फिर हायर ऑफिसर की बात करें, संसद की बात करें, सारे के वेतनों में कटौती की जाती है, लेकिन आम इंसान तबाह हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है कंट्री में और फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज कर दिया जाता है तो आम इंसान जो है देश में वो तबाह हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। इतना रेट हाई रहेगा, आप सोच सकते हैं किसी भी चीजों का। ठीक है, तो आज तक ऐसा कंट्री में एक बार भी नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन एक बार ऐसा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था 1991-92 के समय में कि इंडिया के पास सिर्फ 15-16 दिन का पैसा बचा हुआ था। ठीक है,
अब आप सोच सकते हैं कि अगर देश के पास 15 से 16 दिन का पैसा बचा हुआ है तो वो मतलब पूरा आर्थिक संकट से ग्रस्त ही है, पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस आने ही वाला है। लेकिन उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यूनियन, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, उस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, अब एनी हाउ देश को तो बचाना ही था, अगर देश नहीं बचेगा तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगा। तो पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को बोले कि हम आपको सारा पावर दे रहे हैं, आपको जो करना है करिए, लेकिन देश को आप एनी हाउ बचाइए। अब ये मनमोहन सिंह है ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट, तो ये क्या किए कि 3 टर्म कॉइन किए, मतलब टर्म तो था लेकिन 3 टर्म ये लाए। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वैसे चीज ये इकोनॉमिक्स का हम आपको यहां पढ़ा दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मतलब क्या हो जाएगा इसका, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। निजीकरण, सॉरी, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, ये चीज लाया गया, मतलब ये टर्म लाया गया मनमोहन सिंह के द्वारा, और उन्होंने देश को इस तरीके से बचाया, इस तरीके से उभारा कि आप आज देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है। ठीक है, मतलब 2014 तक जब मनमोहन सिंह का शासन था, यानी कि शासन इन द सेंस कि पीएम थे वो, तो बहुत कुछ वो किए हैं। ठीक है, खैर पढ़े लिखे इंसान है मनमोहन सिंह, अर्थशास्त्री हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कोई भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ के ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उन्होंने इस लेवल का डिसीजन लिया और देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगने दिया। नहीं तो आई एम डैम श्योर कि उनके जगह पर अगर कोई और होता तो देश को कोई नहीं बचा सकता था, लगता ही लगता फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 100% ट्रूथ है। ठीक है, तो ये जो है सो आपका पूरा वित्तीय आपात कंप्लीट हो गया है। अब इसके बारे में ज्यादा आपको मतलब डीप नहीं जानना है, ठीक है ना, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले ही लिए होंगे। अब इसके आर्टिकल्स पे एक बार आ जाते हैं कि कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड जो 352 से लेकर 360 तक है, उसको आइए देख लेते हैं। अब बात करते हैं इमरजेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे। ठीक है, तो आपने आर्टिकल 352, 356, 360 ये तीनों तो पढ़ ही लिया है अच्छे से। तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उस पर बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है 354, जो कि कहता है राष्ट्रीय आपात लागू होने की स्थिति में केंद्र और राज्य के बीच कर या राजस्व वितरण में राष्ट्रपति द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अब आपको पता है कि केंद्र और राज्य के बीच कर और राजस्व वितरण कौन करता है, ये काम किसका है, फाइनेंस कमीशन का काम है। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट है, ये सब आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है और उस समय केंद्र और राज्यों के बीच जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें संशोधन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। वो बताएंगे कि किसको कितना देना है। ठीक है, उसका डिसीजन कौन लेगा, राष्ट्रपति लेंगे, और उसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा घटा भी सकते हैं। ठीक है, ये बात कही गई आर्टिकल 354 में। क्लियर है पॉइंट। अगला है 355, जो कहता है केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाह्य आक्रमण से बचाए। मतलब ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ये काम केंद्र सरकार का होता है कि वो किसी भी राज्य को जो एक्सटर्नल इन्वेजन है, ठीक है, बाह्य आक्रमण है, उससे बचाने की दूसरा देश उस राज्य पे अटैक नहीं करे। इसके लिए आपको पता ही है कि वो बॉर्डर पे पुलिस फोर्स तैनात करते हैं, वो काम किसका रहता है, केंद्र सरकार का रहता है। ठीक है, आर्टिकल 355 के तहत। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अगला है आर्टिकल 358, जो कि कहता है कि आपात के दौरान आर्टिकल 19 का निलंबन। ये हमने आपको बताया था जब पढ़ाया था एक्सटर्नल इमरजेंसी, बाह्य आपात जब बताया तो उसमें बताया था कि जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लागू होता है तो ऑटोमेटिक आर्टिकल 358 भी लागू हो जाता है, जिसके तहत आर्टिकल 19 क्या होता है,
सस्पेंड हो जाता है, आर्टिकल 19 का सस्पेंशन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अगला 359 जो कि कहता है आपात के दौरान भाग 3 का निलंबन। 359 के मतलब 359 किसे डील करता है, जब इमरजेंसी लगता है। ठीक है, और ये कौन सा इमरजेंसी का बात हो रहा है, ये बात हो रहा है नेशनल इमरजेंसी का। जब नेशनल इमरजेंसी लगता है उस समय क्या होता है कि भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट का सारा आर्टिकल क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है। किसको छोड़ के, 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ के। क्लियर ये पॉइंट। यानी कि जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो उस समय भाग 3 जो है वो सस्पेंड हो जाता है, यानी फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल है वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है 20 और 21 को छोड़ के। और ये प्रोविजन हमने बताया था आपको कहां से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान से ये बात ली गई है, ये प्रावधान लिया गया है। क्लियर ये पॉइंट। आई होप कि ये पूरा इमरजेंसी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, काफी डीपली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आई होप कि सब कुछ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा इमरजेंसी यानी पूरा आपातकाल जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, यानी कि भाग 18 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।